नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों में उनकी पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य जो होते हैं वह भारतीय राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। उन पर उनका हस्ताक्षर आवश्यक होता है। वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं। कार्यपालिका शक्ति में अगली उनकी यह शक्ति है कि वह महान न्यायवादी की नियुक्ति करते हैं तथा उनके वेतन आदि निर्धारित करते हैं। महान न्यायवादी जो होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। वह भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, राज्य के राज्यपालों को, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की आदि की नियुक्ति करते हैं। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्ताव से संबंधित जानकारी की मांग जो है वह प्रधानमंत्री से करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल व राष्ट्रपति के बीच में हाइपन का कार्य करने वाला भी कहा जाता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग की भी नियुक्ति कर सकते हैं। वह केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति भी करते हैं। उनकी अगली शक्ति है विधायी शक्ति। वह संसद की बैठक बुला सकते हैं अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं और लोकसभा को विघटित भी कर सकते हैं। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करते हैं, जिसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इनकी अगली विधायी शक्ति है कि वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद में तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं। वह संसद में लंबित विधेयक अथवा किसी अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भी भेज सकते हैं। वह राज्यसभा के 12 तथा लोकसभा के 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं वह साहित्य, कला इत्यादि के प्रख्याता और विद्वान होते हैं। अगला है कि कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा जो होती है वह अत्यंत आवश्यक होती है। कोई भी विधेयक जो है तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा उसे पारित ना किया जाए। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देते हैं, अन्यथा विधेयक पर अपनी स्वीकृति जो है वह सुरक्षित रखते हैं, जिसे हम पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है या पॉकेट वीटो भी जिसे हम कहते हैं। और अगला, विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। हालांकि यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति जो है उस पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होती है। वह संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। यह अध्यादेश जो होता है संसद की पुनः बैठक के, यानी कि जो पहली बैठक दोबारा होने वाली है उसके 6 हफ्तों के भीतर जो है संसद द्वारा अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। वह किसी भी अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकते हैं। यदि अध्यादेश संसद की बैठक में संसद द्वारा उसे पारित कर दिया जाता है तो वह कानून बन जाता है, अन्यथा वह अध्यादेश जो है वहीं पे समाप्त हो जाता है। वह महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट जो है वह संसद के समक्ष रखते हैं। ये सभी जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां थी। अब आते हैं उनकी वित्तीय शक्तियों पर। धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट को भी संसद के समक्ष रखते हैं। अनुदान की कोई भी मांग उनकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था भी कर सकते हैं। वह राज्य तथा केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। अब इनकी अगली शक्ति है न्यायिक शक्तियां। न्याय शक्ति में उनकी आती है कि वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह भी ले सकते हैं, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह जो है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। अर्थात वह उनकी सलाह को अगर आवश्यक समझे तो मान भी सकते हैं, अन्यथा नहीं भी। ठीक वैसे ही वह इनकी अगली शक्ति है, वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंडदेश को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकते हैं, या दंड में क्षमादान, प्राणदंड स्थगित, राहत और माफी भी प्रदान कर सकते हैं, सिवाय उन सभी मामलों के जिसमें सैन्य न्यायालय में सजा दी गई हो। वह उन सभी मामलों में जिनमें अगर सजा सैन्य न्यायालय में भी दी गई हो तो वो ये सब दोष सिद्धि जो है व्यक्ति के लिए दंडदेशों को उसे क्षमा या माफ कर सकते हैं। उन सभी मामलों में जिसमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध की सजा दी गई हो, इस संबंध में भी वो सजा को माफ कर सकते हैं। और उन सभी मामलों में जिनमें दंड का स्वरूप जो है प्राणदंड हो, वह इस सजा को भी माफ कर सकते हैं। इनकी अगली शक्ति है कूटनीतिक शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते जो होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति जो होती है वह अनिवार्य होती है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजते हैं एवं उनका स्वागत भी करते हैं। यानी किसी भी देश से दूसरे देश के राजदूत व उच्चायुक्त आते हैं तो उनका वह स्वागत भी कर सकते हैं। उनकी अगली शक्ति है सैन्य शक्ति। भारतीय राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। इस क्षमता में वह थल सेना, जल सेना व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। वह युद्ध या उसकी समाप्ति की घोषणा भी कर सकते हैं, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार ही होगा। यानी युद्ध और उसकी समाप्ति की घोषणा जो है संसद के अनुमति के बाद ही राष्ट्रपति कर सकते हैं। इनकी अगली शक्तियां हैं आपातकालीन शक्तियां। ऊपर जितने भी शक्तियों की बात की गई वह साधारण शक्तियों कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त साधारण शक्तियों के अतिरिक्त संविधान ने राष्ट्रपति को निम्न 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्ति भी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल जिसका वर्णन जो है वह अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन जिसका वर्णन अनुच्छेद 356 तथा 365 है, एवं वित्तीय आपातकाल जिसका वर्णन जो है वह अनुच्छेद 360 में है। इन तीनों आपातकालीन शक्तियों के संबंध में हम अगला वीडियो लाएंगे दोस्तों।